सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने विदेश सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया है। नाम क्या है इनका? तो सही उत्तर होगा विक्रम मिस्री। विदेश सचिव है हमारे, और अभी भारत सरकार ने इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये एक्चुअली में 15 जुलाई 2024 को भारत के विदेश सचिव बने थे और इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अभी 1 साल का फिर से एक्सटेंशन इनको मिल गया। जो विदेश सचिव होते हैं ये भारत के विदेश मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वे भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध, विदेश नीति और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालते हैं। वैसे हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ, और हमारे देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई थी मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। विक्रम दुर्रे स्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत बनाया गया था, जबकि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे पर्रे स्वामी कुमारन। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बने। और अभी राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा डॉक्टर संजय तिवारी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद बने। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? संजय खन्ना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन बने। और नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलामकन्नी। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ रजनीश कर्नाटक बने। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ देवदत्त चंद बने। मतलब बने नहीं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया एक्चुअली में 3-3 सालों के लिए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अभी नए डायरेक्टर राजेश कुमार अग्रवाल। एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस। रक्षा लेखा महानियंत्रक बने अनुग्रह नारायण दास। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सीएमडी रवि के बने थे। ठीक है, तो 22 अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ पे रिवाइज किए हैं। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? तो आंसर होगा आयरलैंड ने। तो आयरलैंड ने अभी 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक यानी कि 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। यह आयरलैंड का इस तरह का 8वां मौका है, मतलब 8वीं बार इस तरह से इसने इसकी अध्यक्षता संभाली है। आप जानते हो यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और आपको याद होगा अभी ये और यूरोपियन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, ये दोनों अभी 26 जनवरी 2026 को हमारे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर हमारे चीफ गेस्ट थे। यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं। पहले मैं आयरलैंड ले चलता हूं आपको। ये रहा मैप में आयरलैंड। कैपिटल डब्लिन होती है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है कैथरीन कॉनोली और प्रधानमंत्री हैं मिशेल मार्टिन। यूरोपियन यूनियन की बात करें, देखो अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि 1 जनवरी 2026 से यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना? तो आंसर होगा बुल्गारिया। मतलब अब इसमें जो करेंसी होगी वो यूरो चलेगी। यूरो ये यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। तो यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 को मॉस्ट्रिच संधि से होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। देखो, अगर कोई देश यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि है? लिस्बन संधि। वैसे अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो 27 हैं। लेटेस्ट बना था क्रोएशिया। ये मैंने आपको बता दिया। यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश बुल्गारिया है। उससे पहले 20वां क्रोएशिया था। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार रिपब्लिक डे पे हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 29वां नंबर का एडिशन है। 1 और 2 जुलाई को हुआ। ये 2 दिनों तक चला। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। थीम क्या रही? विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन का मकसद है कि सरकारी सेवाओं को टेक्नोलॉजी की मदद से और बेहतर, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए ताकि लोगों को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सके।
ठीक है। तो राष्ट्र ई गवर्नेंस सम्मेलन की हमने बात करी, इस बार इसका आयोजन जयपुर में हुआ। बाकी कुछ और सम्मेलन, कुछ और समिट वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी हमने पढ़ा था जैव विविधता से संबंधित कोप 17 का जो आयोजन है वो होगा आर्मेनिया के येरेवन में, और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कोप 31 है वो होगा तुर्की के अंतालिया में। दूसरा, इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। और अभी फरवरी में भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया था नई दिल्ली में। भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक हुई थी मुंबई में। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन पुणे में हुआ। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था नई दिल्ली में। 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2028 में एआई समिट होगा यूएई में। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता हुआ बंगलुरु में। 23वां बायो एशिया 2026 का आयोजन हुआ हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ आईआईसी बंगलुरु में। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ समिट्स हैं जो इसी साल हुए थे, हमने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 1 जुलाई से लागू वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत गारंटीकृत मजदूरी वाले रोजगार के दिनों की संख्या कितने निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 125 दिन। तो अभी केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से एक नया कानून वीबीजी रामजी एक्ट 2025 विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण इसको लागू कर दिया है। और ये मोदी सरकार के द्वारा मनरेगा की जगह पूरे देश में लागू की गई एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है। ठीक है, मनरेगा की जगह इसको लाया जा रहा है वीबीजी रामजी। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या एक्स्ट्रा आपको मिलेगा? तो पहले जो 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, मतलब 25 दिन एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो मजदूरी मिलती थी उसको भी बढ़ाया गया है। पहले जो औसत जो मजदूरी होती थी लगभग 298 या 300 रुपये प्रतिदिन होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके यूँ समझो 327 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। लगभग 28 रुपये प्रतिदिन की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। और न्यूनतम जो मजदूरी होगी वो 300 रुपये होगी, मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके लिए सरकार कितना पैसा दे रही है? ये नई योजना सही तरीके से चले इसके लिए सरकार ने 95,692.31 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया था, ताकि मजदूरी समय पर मिले और विकास कार्य चलते रहें। ठीक है, तो एक तो ये दिन याद रख लेना, 100 से बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए। यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। देखो, थोड़ी सी अगर हम नरेगा मनरेगा पे चर्चा कर लें, तो जो नरेगा है, नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। उद्देश्य था गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देना। लेकिन बाद में इसी का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। कुछ अलग नहीं है, बस नाम बदला गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी लगा दिया गया, यूं समझ। और अभी इसकी जगह चलाया गया वीबीजी रामजी, वो हमने पढ़ ही लिया। अच्छा, वैसे अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इसमें जो फंडिंग होता है उसका रेशो कितना होता है? सामान्य राज्यों के लिए अगर बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच में जो खर्च का अनुपात है, रेशो है, वो 60-40 का रहेगा। जैसे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो केंद्र 60 रुपये देगा, राज्य 40 रुपये देगा। वहीं पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में अगर बात करेंगे तो केंद्र और राज्य का जो रेशो है वो 90:10 का रहेगा। मतलब राज्यों को केवल 10 रुपये देने, 90 रुपये केंद्र देगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो उसमें पूरा खर्च 100% जो खर्च है वो केंद्र सरकार उठाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लक्ष्य और उज्जवल की रोइंग जोड़ी ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है? तो सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। तो 2026 वर्ल्ड रोइंग कप स्टेज 3 ये नाव चलाने की एक खेल प्रतियोगिता है। रोइंग से ही आप समझ जाओगे, नाव से संबंधित ये प्रतियोगिता है। इसका आयोजन अभी 26, 27, 28 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड के ल्यूरसन ने। और यहाँ पे लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह की जोड़ी ने पहली बार देश को रोइंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल दिलवाया है। मतलब इस प्रतियोगिता में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों ने लाइट वेट मेंस डबल स्किल्स स्पर्धा में इवेंट में हिस्सा लिया था और उसी में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पे हांगकांग रहा, तीसरे पे नीदरलैंड रहा इस कैटेगरी में। तो लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स ये कैटेगरी क्या होती है? इसमें 2 खिलाड़ी एक ही नाव पे बैठते हैं, दोनों के पास 2-2 चप्पू होते हैं और खिलाड़ियों को
वजन तय सीमा के अंदर होना होता है, इसीलिए इसे लाइट वेट वर्ग कहा जाता है। तो सीधी सी बात, विश्व रोइंग कप में ये भारत का पहला गोल्ड है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किन दो खिलाड़ियों ने जीता है वो नाम याद रखना, लक्ष्य और उज्ज्वल ने। और ये आयोजन हुआ कहाँ पे था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की 4 आदिवासी फसलों, कौन कौन सी है? सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर और क्षेत्रीय धान, इनको भी जीआई टैग दिया गया। तो ये चारों की चारों जो आदिवासी फसलें हैं ये मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में उगाई जाने वाली 4 पारंपरिक फसलों को भी जीआई टैग मिल गया है। कौन सी है? एक सिताही कुटकी की हमने बात करी, ये छोटा बाजरा की पारंपरिक किस्म होती है। इसे डिंडोरी जिले में बेगा और गोंड जनजाति कई पीढ़ियों से उगा रही है। इसके अलावा एक है नागदमन कुटकी, ये भी छोटा बाजरा की पारंपरिक किस्म है। इसकी खेती भी मुख्य रूप से डिंडोरी में होती है। और बेगानी अरहर, ये अरहर जो तूर की दाल होती है उसी की एक स्पेशल किस्म है। इसे बेगा जनजाति पारंपरिक जैविक यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाती है। एक हो गया क्षेत्रीय धान, ये सुगंधित यानी कि खुशबूदार चावल की पारंपरिक किस्म है। इसकी खेती जबलपुर और कटनी क्षेत्र में होती है। और अब इन चारों उत्पादों को जो मध्य प्रदेश के हैं इनको भी जीआई टैग मिल गया। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, 1999 का लागू हुआ, 2003 में पहली बार मिला, 2004-5 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो 10 सालों के लिए वो वैलिड रहता है। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य है, मतलब 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देना है 2030 तक। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था असम के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, आपके सामने है। कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, बिहू पेपा असमिया बांस शिल्प और देवरी हथकरघा उत्पाद। इसके अलावा त्रिपुरा का एक उत्पाद है सारंगी, एक तरह का वाद्य यंत्र ही है त्रिपुरा का, इसको भी जीआई टैग मिला। फिर बिहार के भी अभी 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। एक है 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक जो कि नालंदा की फेमस है, इसको जीआई टैग मिला। एक पत्थरकट्टी पत्थर शिल्पकला है गया की, उसको मिला। और पिपड़ा चित्रकला भोजपुर की है, उसको मिला जीआई टैग। और आज जो हमने प्रश्न बात करी वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के 4 उत्पादों को भी जीआई टैग मिला है, 4 फसलों को, आदिवासी फसल। अब मध्य प्रदेश हो रही है बात, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महसी। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करें तो आपको याद है हमने पढ़ा था कि फेयर से फुर्सत योजना अभी शुरू हुई है। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू, इन्होंने रीवा मध्य प्रदेश से इस योजना को शुरू किया था। और इस योजना के तहत रीवा से रायपुर के बीच में पहली उड़ान शुरू हुई थी। उसके अलावा उन्नत कृषि महोत्सव 2026, इसका आयोजन हुआ था रायसेन मध्य प्रदेश में। किसानों का एक बड़ा कृषि मेला ही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के धार शहर को अब केंद्र सरकार के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और पद्म डोरी एक नई कपड़ा पहल है, टेक्सटाइल पहल है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के एरी रेशम और मध्य प्रदेश के चंदेरी कपड़े को मिलाकर एक नया डिजाइन, एक नया कपड़ा बनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जनजातीय महिलाओं ने केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चिंता आंदोलन शुरू किया था। भोपाल में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया। भारतीय नौसेना ने कहा नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को संपूर्ण राज्य में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। और कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने खेत बचाओ अभियान ये कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से। और मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने बताई दिया, पढ़ी लिया, ये बात ही बात है, 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया। मध्य प्रदेश के अभी धार जिले के मांडू की खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला। और अभी मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से ये कुछ प्रश्न बनते हैं, हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2026 USISPF, इसका मतलब होता है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुनील भारती मित्तल को। तो सुनील भारती मित्तल, इनको 2026 यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अभी ये पुरस्कार वॉशिंगटन डीसी में आयोजित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 90वें वार्षिक लीडरशिप समिट में इनको दिया गया।
ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड का नाम कौन सा है, किसने दिया और किने दिया, ये याद रखना। बाकी कुछ अवार्ड वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज ज़रूर करवा देता हूँ। जैसे कि अभी 2 भारतीय सैनिक हैं, लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरणोपरांत डैग हैमस्कॉल्ड पदक दिया जाएगा। तमिलनाडु के पोलाची के किसान हैं वल्लुवन। इनको संयुक्त राष्ट्र के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मृदा किसान नायक सॉइल फार्मर हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया। सऊदी अरब में भारतीय हज मिशन को पहली बार 2 प्रतिष्ठित लंबेतुम अवार्डों से सम्मानित किया गया। द अर्थ प्राइज 2026 दिया गया विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता को। इन्होंने प्लास्टिक नाम की एक नई तकनीक बनाई है, उसी के लिए मिला। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने, लियोनेल मेसी। और रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक बने। पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा अभी राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस मिला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, इनको ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला। 2026 का व्हीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये दिया अभी परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला। जबकि ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला, डॉक्टर अतानु नाथ जो असम से हैं। ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो 10-12 अवार्ड्स हैं, ये हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हुए ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते, तो आंसर होगा 5। तो ग्लोबल स्किल्स चैलेंज जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता है, कौशल प्रतियोगिता है, जिसमें अलग अलग देशों के युवा अपनी तकनीकी और व्यावसायिक प्रतिभा दिखाते हैं। इसका आयोजन अभी 23 जून से लेकर 29 जून तक हुआ था। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया और इसमें भारत ने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। बाकी विजेताओं के नाम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस प्रतियोगिता में, इसके अंदर किस कैटेगरी में उन्होंने ये मेडल जीते, वो सब आपके सामने टेबल में लिखा हुआ है। नाम बताता हूँ, पवन भद्रावती सुरेश, मौसम कुमार गिरी और विष्णु प्रिया सुनील, ये तीनों ने गोल्ड जीता। जबकि हर्ष रमेश पवार ने सिल्वर और मुस्कान ने कांस्य पदक जीता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी है, जब हम 5 मेडल लेके आए, जिसमें से 3 गोल्ड। ठीक है, अच्छा, स्पोर्ट्स से ही 2-4 प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना भी, एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम ये लॉन्च किया गुजरात ने। डेनमार्क के स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेलसेन, संन्यास ले लिया। T20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, वैभव सूर्यवंशी। 2025-26 जो भी इंडियन सुपर लीग हुआ 12वां एडिशन, उसको ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता। इंटर काशी कोहरा के फुटबॉल की प्रतियोगिता है ये। आईपीएल 2026 19वां संस्करण हुआ, आरसीबी ने जीता, गुजरात टाइटंस को हराया। और विश्व योगासन चैंपियनशिप हुआ था अभी पहली बार अहमदाबाद में, जिसका मैस्कॉट है वीर द लायन। इसमें भारत ही टॉप पे रहा। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन होगा अभी इंग्लैंड और वेल्स में। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं केन विलियमसन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। अभी दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गई। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप याद रखना, पहला एडिशन होगा अभी 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। पहले ये सऊदी अरब के रियाद में होने वाला था। पहला एडिशन है और इसमें ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। आरबीआई ने 1 जुलाई 2026 से किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर हो जाएगा रविशंकर को। तो सिंपल सा है, आरबीआई ने अभी रविशंकर को अपना कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। आरबीआई की हम बात कर लेते हैं। आरबीआई जिसकी स्थापना होती है, हमारा सेंट्रल बैंक है, 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे ही इसकी स्थापना होती है। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर आपको मिल जाएंगे, शिरीष चंद्र मुर्मू, रोहित जैन, स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता। और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, वो बन गए रविशंकर। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 जुलाई को। तो हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है खेल पत्रकारों के काम का सम्मान करना और उनकी समस्याओं व चुनौतियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, तो ये 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। आपको याद है अभी 1 जुलाई को भी 3 दिवस मनाए थे हमने, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में, और अब ये 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न देता हूँ सिंपल सा, कि जो भारत में हम राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं किस तारीख को और किन की जयंती को मनाते हैं, ये दोनों बातें बताओ। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ और क्विज, प्रैक्टिस के लिए क्विज बहुत जरूरी है, तो क्विज आपको मिल जाती है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है अपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था कि अभी यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में भारत के कौन से खिलाड़ी पुरुष एकल में उप विजेता रहे? तो आंसर होगा किदाम्बी श्रीकांत। फिर पूछा अभी 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक के अनुसार भारत ने इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर क्षमता के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा 5वां, पहले पे चाइना है। रिम्पैक एक्सरसाइज ये शुरू की अमेरिका ने, अमेरिका ही करता है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, हर 2 साल में एक बार। और ओमेगा ब्लॉक नामक मौसम संबंधी घटना से कहाँ एक खतरनाक हीट वेव के कारण 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस। फिर पूछ रहे हैं भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट को कहां पर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के पालघर जिले के पास में समुद्र पे। फिर पूछा बिना आंखों वाली जमीन के नीचे रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति गिचक नाकाना, इसकी खोज कहां पर हुई? तो आंसर होगा असम में। फिर पूछा था लॉन्ग जंपर है एनसी सोजन, इन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इनका संबंध कहां से है? केरलम से है। केंद्र सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है रवि अग्रवाल को। और जीएसटी डे मनाया गया अभी 1 जुलाई को ही। और अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है जॉर्ज रसेल ने, मर्सिडीज के ये ड्राइवर है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा डेनमार्क। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।